वेलकम टू बीपीएससी मिशन बीपीएससी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सिकंदर लोदी ने दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रभार दिया था, ठीक है। और जो सिकंदर लोदी के समय तक ये दरिया खान नूहानी जो है वफादार बना रहा। उसके बाद क्या करता है कि जब इब्राहिम लोदी आता है और इब्राहिम लोदी के समय ये क्या करेगा, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेगा, ठीक है। तो जब ये सिकंदर दरिया खान नूहानी है तो अपना नूहानी वंश चलाता है। नूहानी वंश चल रहा है इस देखिए, तो नूहानी वंश में क्या है, दरिया बहार खान नूहानी और जलाल खान नूहानी बाद में बनेगा। तो इसका ट्रिक्स क्या है ना, इसका ट्रिक्स है दरिया बह गया जल में, ठीक है। अब फरीद खा जो है इस फरीद खां, देखिए, बहार खान नूहानी के ही यहाँ काम करते हैं हसन खान नूहानी, जो कि फरीद खां के पिताजी हैं। यही शेर साहब बनेगा बाद में, अभी ये शेर खां है। तो क्या होता है ना कि एक दिन बहार खां नूहानी जो है उस पर शेर हमला करता है। तो ये शेर फरीद खां भी बच्चा ही रहता है, जाके क्या करता है, उसको तलवार से शेर को काट देता है। तो ये बोलता है कि अरे यार, तुम्हारा फरीद खान को नाम रखा, तुम्हारा तो नाम होना चाहिए शेर खान। तो तब से उसका नाम हो जाता है शेर खां। बाद में बहार खान ने शेर खां को नौकरी से निकाल दिया था, पता है। तो देखिए, जब ये शेर खां कोई नौकरी पर रखता है ना, तो बहुत सारे अफगान जो रहते हैं ना, ये कहता है कि यार इतना छोटा आदमी है और इतना है, तो इससे ना इसको बहुत दुश्मनी रहता है। तो इसका कान भर देता है बहार खान नूहानी को कि नहीं, ऐसा ऐसा किया है। तो देखिए, ऐसे भी ना एक जब छोटा आदमी रहता है उसको बहुत हाई तक पहुंचने में ना बहुत सारा संघर्ष, यही पूरी कहानी में यही दिखेगी कि शेर खां को बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अभी वो संघर्ष आगे दिखेगा। अब देखिए फिर क्या होता है, नौकरी से निकाल देता है। तो फिर ये सैनिक रहते, वीर तो रहता ही है, जाके फिर ये बाबर की सेना में भर्ती हो जाता है। और जब 1526 ईस्वी में बाबर और ये अफ़गान, जब इब्राहिम लोदी और ये सब अफ़गान एक साथ मिलके जब लड़ेंगे, उस समय ये बाबर का साथ देता है, ठीक है। बाबर जीत जाता है। अब देखिए क्या होता है कि बहार खां का बेटा रहता है जलाल खां और उसकी पत्नी रहती है दुदू बेगम, ठीक है। तो क्या करता है ना कि उसी समय क्या होता है कि 1529 ईस्वी में अफ़गान और बाबर के बीच युद्ध होता है। तो बाबर जीत जाता है और अफ़गान हार जाता है। और बहार खां की 1529 ईस्वी में क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। तो जब मृत्यु हो जाता है तो दुदू बेगम रहती है, जलाल खां भी बहुत छोटा रहता है। तो जलाल खां ये दुदू बेगम क्या करती है कि शेर खां को नायाब नियुक्त करती है, ठीक है। अब अपना ये देखते रहती है, बहार खान का जितना राजपाट रहता है, जितना क्षेत्र, उसका सब देखभाल कौन करता है, शेर खां। अब यही अफ़गान फिर इससे देखते हैं, यार हम इसको निकाले थे नौकरी से, अब तो नायाब बन गया है, ठीक है। तो ये अफ़गान क्या करते हैं ना कि जलाल खां को लेके बंगाल चले जाते हैं। जब ये बंगाल लेकर भाग जाता है बंगाल, तो जब बंगाल भाग जाता है तो फिर क्या होगा कि अब इसके लिए तो और अच्छा है कि अभी बंगाल चला गया, तो अभी पूरा यहाँ का देखभाल कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए, यही कहानी अब इसी को लाइन में लिखेंगे। अब देखिए दूसरा चीज आता है कि चुनार, यूपी में एक चुनार दुर्ग है, उस पर आक्रमण करने की बात आती है, मतलब उसको जीतना रहता है। तो जब उसी समय क्या होता है ना कि ताज खान वहाँ का शासक रहता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होगा कि देखिए, अभी सोच रहा है कि वहाँ शासन करे और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इसके लिए किस्मत का बहुत अच्छा साथ दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके बचपन का संघर्ष बहुत बड़ा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी इसका भाग्य इतना स्ट्रांग है कि कहा जाता है भाग्य वाला को भूत कमा के देता है। अब देखो ये कैसे दे रहा है। अभी लाड़ बेगम जो है ना, इससे कहती है कि देखती है कि हमारा इतना बड़ा चुनार जगह है और इसको इतना बड़ा चुनार जो जगह है, तो उसका शासन कौन करेगा।
तो सास ये क्या करती है, लाड़ बेगम ऑफर दे देती है शेर खां को कि हमसे शादी करने का। तो फिर शेर खां तैयार करता है और लाड़ बेगम से ये शादी करेगा। 1522 ईस्वी में दरिया खां नुहानी की मृत्यु, अभी इसी को हम लाइन में लिखते हैं, ठीक है, लाइन में लिखा उसको एक बार पढ़ती हूँ। 1522 ईस्वी में दरिया खां नुहानी की मृत्यु हो गई। दरिया खां नुहानी के बाद बहार खां नुहानी बिहार का प्रमुख बना और उसने लोदी वंश से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा सुल्तान मुहम्मद की उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, जब ये तो बताया था ना, इब्राहिम लोदी से के समय वो और सुल्तान मोहम्मद का वो उपाधि धारण करता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार किसके समय स्वतंत्र हुआ है, लोदी वंश में, तो इब्राहिम लोदी। अब देखिए, अब आता है सूर वंश। तो कैसे है, इब्राहिम सूर है, उसके बाद हसन सूर है, फरीद खां, मतलब इसका सूर वंश का स्थापना कौन करता है, शेरशाह के पिता कौन रहते हैं, उसके दादाजी कौन रहते हैं, ये कैसे आता है, इसके बारे में पढ़ना है। इब्राहिम सूर पहला रहता है, ठीक है। इब्राहिम सूर घोड़ा का व्यापार करने बहलोल लोदी के समय अफगानिस्तान से भारत आता है, ठीक है, अफगानिस्तान से ये भारत आया। इब्राहिम सूर का बेटा हसन सूर था जो बिहार के छोटे राजा जमाल खां की सेवा किया, ठीक है ना। हसन सूर था, ये जमाल खां जब उस समय था ना, तो बताया था ना कि ये जमाल खां के यहाँ ही नौकरी कर रहा था। तो उसी के बाद जो बहार खां रहता है तो उसका जान बचाता है, तो इसको भी, इसके बेटा को बोलता है कि इसका नाम फरीद खां नहीं बल्कि इसको तो इसका नाम होना चाहिए था शेर खां। तो उसी जमाल खां की सेवा के बदले में उसे सासाराम की जागीर प्राप्त होती है। हसन सूर का बेटा फरीद खां था। फरीद खां को शेर खां की उपाधि बहार खान नुहानी ने दिया था। देखिए अब क्या होता है ना, फरीद का देखिए अब जीवन का संघर्ष कैसा है। फरीद का अपने सौतेले भाई सुलेमान से संघर्ष के कारण बचपन में जौनपुर में बढ़ा। जौनपुर एक अच्छा विश्वविद्यालय है, उस समय का बहुत अच्छा रहता है, उसमें पढ़ता है। उस समय शिक्षा का प्रधान केंद्र था, ठीक है। शेर खां ने अपने सेवा बाबर को भी प्रदान की। बताए थे 1526 ईस्वी में लड़ा था पानीपत में। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो उसका साम्राज्य बिहार से कन्नौज तक विस्तृत हो गया। 1529 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने अफगानों की संयुक्त सेना को हराया, जिसमें अफगानों की शक्ति कमजोर हुई। 1528 में फिर क्या होता है कि बहार खां नुहानी ने अपने बेटे जलाल खां को के शिक्षक और संरक्षक के पद पर शेर खां को नियुक्त किया, ठीक है। यही बहार खां नुहानी जो होता है ना, अपना बेटा का शिक्षक, क्योंकि बता दी जौनपुर में पढ़ा है तो इसको शिक्षक भी बनाता है, इसको संरक्षक भी बनाता है। वही जब बहार खां नुहानी मर जाएगा तो इसकी जो दुदू बेगम रहेगी उसको क्या बना देगी, उसका नायाब की उपाधि देती है, नायाब का पद देती है। 1529 ईस्वी में बहार खां नुहानी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अल्पवयस्क जलाल खां को शासक बनाया गया, जिसकी संरक्षिका दुदू बेगम और नवाब का पद शेर खां को मिला। अफगानियों ने षड्यंत्र द्वारा बंगाल के शासक नुसरत खां से बिहार पर आक्रमण कराया। देखिए है ना, ये अफगानी क्या होते हैं ना कि उससे जलते रहते हैं कि भाई एक छोटा आदमी है बन गया, तो उसी में होते हैं ना कुछ सरदार। तो ये क्या होता है, नुसरत खां बंगाल का शासक रहता है, उससे बिहार पर आक्रमण कराता था, जिसमें क्या होता है नुसरत खां हार गया और शेर खां की प्रतिष्ठा में अब और वृद्धि हो गया कि ये बंगाल को भी विजय हो जाता है। अफगानियों ने अल्पवयस्क जलाल खां को बंगाल लेकर भाग गया और उसका पुनः लाभ शेर खां को मिला और 1520 ईस्वी में हजरते आला की उपाधि लेकर बिहार में स्वतंत्र शासन आरंभ किया। 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार के राजा ताज खां, ठीक है, चुनार है उस समय, जैसे शेर खां का क्या मेन टारगेट सब दुर्ग को जीतने का वो अपना एम बनाता है, तो चुनार उस समय का अच्छा दुर्ग रहता है, उसको जीतना चाहता है। ताज खां के विधवा लाड बेगम से विवाह किया और चुनार के किला को प्राप्त किया, ठीक है।
यहाँ तक कि तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या होता है कि इसके कुछ काम है जो क्या क्या करता है शेर शाह, ठीक है। अब यही जब अभी शेर खां फरीद खां से शेर खां बना है और जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा तब ये सहिंसा हो जाएगा, सहिंसा शाह, तो शेर खां से फिर शेर शाह बन जाएगा। अब क्या हो, और इसको ना अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। मतलब अकबर जो है ना इसी को देख के बहुत वैसा काम करता है, जैसे जैसा शेर शाह ने किया था ना वैसा वैसा काम, इसलिए शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटी रोड को किसने बनवाया था, तो बनवाया था अशोक ने और मरम्मत किया था शेर शाह ने। देखिए ये 72 वर्ष की तो आयु में मतलब ये बनता है राजा बनेगा, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा तो ऑब्वियसली, और 5 साल के करीब ये 72 वर्ष की उम्र में रहता है। अब 4-5 साल ये दिल्ली में रहता है, तो क्या इतना जल्दी तो नहीं वो रोड बन सकता है। जीटी रोड जो है पेशावर से लेकर बंगाल तक है, तो अशोक उसको बनवाए रहता है, लेकिन वो चूँकि रोड जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और टूटा फूटा, तो उसका मरम्मत कराता है, पेड़ पौधा ये सब लगवाता है, ठीक है। तो मरम्मत करवाता है शेर शाह सूरी और अशोक उसको बनाया है। अब शेर शाह जो है कुछ युद्ध लड़ता है, वो कौन कौन सा है। 1534 ईस्वी में बंगाल पर हमला करता है और जिसमें सूरजगढ़ का युद्ध लड़ता है। सूरजगढ़ का वही जलाल खां और शेर शाह, ठीक है। अब जलाल खां कोई हार जाता है युद्ध में और शेर शाह राजा बनता है, उसको बोलते हैं सूरजगढ़ का युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। 1564। अब देखिए बाबर तो है, अब हुमायूं का टाइम आता है, ठीक है ना। तो हुमायूं क्या है ना कि हुमायूं को हरा के और ये बनेगा राजा और यही दिल्ली पे बैठेगा, दिल्ली की गद्दी पर, और इसका नाम हो जाएगा अब शेर शाह। चौसा का युद्ध होता है शेर शाह और हुमायूं के में। इसमें क्या होता है, हुमायूं अपना जान बचाकर भाग जाता है और शेर शाह विजयी रहता है। अब 1540 ईस्वी में क्या होता है, कन्नौज का युद्ध होता है, या इसी को बिलग्राम चूली कन्नौज के पास ही जगह है, जिसमें शेर शाह फिर से विजय होता है। और देखिए पहला जो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध है ना, ये शेर शाह धोखा करता है, ठीक है, धोखा से हुमायूं से जीतता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन ये 1540 ईस्वी में हुमायूं बोलता है कि चलो अब हम तैयार हैं, और पूरी होशो हवास में दोनों के बीच युद्ध हो रही है, तभी भी हुमायूं हार गया है और शेर शाह जीतता है। और इसी 1540 से 55 तक ये क्या रहेगा, भारत के बाहर, भारत छोड़ के बाहर रहता है, ईरान में जाके बसता है, और वहाँ भिखारी के रूप अपने कोई एक मित्र के यहाँ रहता है। और इसकी हालत इतनी ख़राब रहती है कि इसके बेटा जब अकबर का जन्म होता है तो उसके देने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहते हैं। जो भी उसके पास जो खबर सुनाने आते थे, पहले राजा लोग सोना चांदी गिफ्ट देते थे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए। तो कहा जाता है ना कि उसी समय क्या रहता है कि हिरन को काट कर उसकी जो कस्तूरी रहता है ना, उसके सुगंध से अपने अकबर के जन्म का महोत्सव मनाता है। इतना इसका हालत उस समय ख़राब रहता है, निर्वासित जीवन जीनाता है। चलिए हुमायूं का ऐसा जीवन जिया है जो लेनपुल बोलता है कि इसका जीवन क्या बोलते हैं उसको, लुढ़कता हुआ जीवन था, ठीक है ना। और ये लुढ़क के ही सीढ़ी से फिर गिर जाता है और फिर वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। तो ये है इसकी कहानी। देखो ये जैसे 1540 ईस्वी में जब बनता है तो शेर शाह 72 वर्ष की उम्र पर ये बनता है राजा, ठीक है। अच्छा, शेर शाह का लगाव बिहार से बहुत रहता है, क्यों? क्योंकि इसके पिता को जमीन जागीर में मिला था सासाराम, और ये अपना मरने से पहले ही मकबरा सासाराम में बना दिया था। बोला तो देखो हम मरेंगे तो हमको इसी जगह दफनाना। जो जलाल खां का संरक्षण में हुआ था ना, तो इसको मिला था ये जलाल खां। और इसके देखिए कुछ काम क्या है, रोहतासगढ़ का किला बनवाया है,
बिहार शरीफ से राजधानी कहाँ लाई थी? पटना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि किसने? पटना। और एमपी का हिस्सा। अब देखिए, अभी विजय अभियान बनाएगा तो कैसे कैसे है, जैसे कि अभी तक, जैसे कि रायगढ़ का किला अब जीतता है एमपी में, तो इस यहाँ पूरन मल रहते हैं राजा, ठीक है। ये एक्चुअली ना इसको ये ना फोर्ट जीत रहा है, जो बड़े बड़े दुर्ग हैं। और उस समय के दुर्ग ऐसा बोला जाता था कि दीवार इतनी मजबूत रहती थी कि सेना कोई दीवार तोड़ ही नहीं सकता था, तोप वगैरह से टूटते थे, बाकी सेना ये सब से नहीं थे। तो लोग क्या करते थे कि अपने चारदी किला बनवाते थे, उसकी दीवार बहुत मजबूत बनाते थे। तो इसका ना एक मतलब किला विजय का अभियान बनता है। जानते पूरनमल रायगढ़ के किला में जब बंद रहता है तो शेरशाह बोलता है कि ठीक है, तुम किला खोलो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। और इसी समय शेरशाह क्या करता है ना, कुरान का कसम खाता है कि तुम खोलो तो हम तुम्हें। तो फिर ये क्या करता है, कुरान का कसम खा के आप पूरनमल को धोखा देता है। तो इसीलिए बोला जाता है इतिहास में ने ये कुरान को कलंकित किया है, क्योंकि पूरनमल जो है ना, इससे जनता बहुत त्रस्त रहती है। तो जो मौलवी भी रहते हैं ना, कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, इसको मार डालो। फिर दूसरा जाता है कलिंजर फोर्ट जीतने, ठीक है। तो राजस्थान वहाँ भी जीतता है। अच्छा, एक कलिंजर ने यूपी में भी है और ये राजस्थान में भी, तो ये राजस्थान वाला को जीत रहा है। अब क्या करता है, देखियो, यूपी में राजस्थान वाला को जीत लिया, अब यूपी में कलिंजर वाला में गया है जीतने। तो अभी जब जाता है ना, तो क्या होता है कि वहाँ के राजा तीरथ सिंह रहते हैं। अभी वो अंदर कैद है, शेरशाह अपने किला में, और शेरशाह बाहर तक उसका है कि जब ये निकले तो हमारे, बाकी किला तो टूट नहीं रहा है, तोड़ेगा नहीं उसका दरवाज़ा। तो इस कहा जाता है कि 7 महीना तक ये बाहर किला का घेराबंदी करके डेरा डाले रहा, लेकिन तीरथ सिंह नहीं निकला। और वो ऐसा था कि वो 1-2 साल तक का अंदर सामान खाना पानी लेके अपना बैठा हुआ था। बोला था ठीक है, तुम देखो कितना दिन तक अंदर रहता है। तो फिर और भाई 21 साल तक का उसका खाना पानी, लेकिन खबर पहुंचा देता था कि मेरा अभी राशन पानी 5 साल तक, तुम 5 साल इंतज़ार करो, अभी निकल ही नहीं रहा है तीरथ सिंह। शेरशाह क्या करता है, बोलता है कि देखो अब इसको कैसे क्या करेंगे कि बारूद से तोप से एक किला को तोड़ो। और किला के दीवार इतना मजबूत रहता है कि जो बारूद अभी क्या होता है कि ये जब बारूद जाता है तो बगल में बारूद उरूद ये सब रखे रहता है ना, ताकि कोई उसका सैनिक कभी खुद देखभाल उसका करता है बारूद खाना का। ये जब वही तोप चलाते रहता है, इतना किला का मजबूत दीवार रहता है कि वही तोप का जो गोली दागता है वो किला से टकरा कर आता है, इसके बारूद पे गिर जाता है घायल। लेकिन फिर भी इसकी साहसिक मृत्यु इसलिए होती है कि पूरा घायल है। अब बोलता है कि देखो अब दरवाज़ा टूट गया, सैनिक को बोलता है कि आप अंदर जाओ, तीरथ सिंह को पकड़ो। जब आता है तो सब सैनिक बोलता है कि हाँ तीरथ सिंह मारा गया। तो जब खबर सुनता है कि तीरथ सिंह मारा गया, तभी फिर शेरशाह की प्राण निकलता है, तब ये मरता है शेरशाह, ठीक है। यानी कि 1240 से 45 तक की मात्र 5 साल का। अब तीरथ सिंह भी सोचता है ना कि 72 साल का है ही, 10 साल और जिएगा, हम क्यों इसको समर्पण करेंगे, अपने छोड़ के निकल जाएगा। और 22 मई फाइनली 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। सासाराम जो है हाँ, ये क्या होता है ना कि वहाँ जो है नदी है सासाराम में, तो उसी के किनारे अपना मकबरा बनाया। और ये कहता है ना कि ऐसा है कि चांदनी रात में हमारे मकबरा का उसमें प्रतिबिंब दिखना चाहिए, इतना सुंदर बनवाया रहता है, ठीक है। अब उसी को ना हम जो हुमायूं वाली कहानी बताए हैं कि उसमें क्या होता है, कैसे धोखा से, ये इस लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिखे हैं, इसको पढ़ देते हैं एक बार। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा, जिसमें जलाल खां और बंगाल के शासक को हराकर बंगाल पर अधिकार किया। हुमायूं के बंगाल आक्रमण में शेरशाह ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और हुमायूं ने बिना किसी प्रतिरोध का बंगाल विजय किया।
जब हुमायूं जब बंगाल में आक्रमण करता है ना, तो क्या करता है कि शेरशाह उसकी अधीनता स्वीकार किया है। देखो उधर हुमायूं भी चुली लड़ना नहीं चाह रहा है, शेरशाह भी नहीं चाह रहा है कि भाई अभी हम इससे क्यों लड़े। तो दोनों एक दूसरे से चाह रहा है, तो भाई ठीक है, एग्रीमेंट हो जा रहा है कि ठीक है अब नहीं करेंगे। लेकिन अब हुमायूं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब इसका हो गया कि अब सतर्कता अपनी थोड़ा खो दिया है। सोचा कि चलो हमारा ही क्षेत्र है, तो अभी लौट रहा है जब बंगाल से अब दिल्ली जब जा रहा है, बंगाल इधर भी दिल्ली बीच में, तो बीच में अब बक्सर के पास अब सोचा है कि तो मेरा ही क्षेत्र है, तो चौसा के पास ही पहुंचता है। तो देखो, और हुमायूं ने बिना किसी प्रतिरोध का बंगाल विजय किया और बंगाल से आगरा लौटते समय बक्सर के निकट चौसा में छावनी लगाया। ठीक है ना, वहाँ पे क्या करता है, अरे अभी इधर बंगाल है और उधर बिहार है, तो वहाँ पे सोचता है कि हम तो यहाँ छावनी, मेरा क्षेत्र है, आराम से बेफिक्र वो वहाँ पे था। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खां ने अचानक हुमायूं पर, अब इसको खबर पहुंचता है कि ये सब अपना, शेरशाह को खबर पहुंचता है कि अपना सैनिक बंगाल में ही छोड़ के आया है, वहाँ है नहीं। शेर खां को पता चलता है। देखिए जब आप आंसर लिखिए ना, तो इन सब चीज़ों का ना ध्यान दीजिए कि अभी इसका नाम शेरशाह नहीं हुआ है, जब दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाएगा तब इसका नाम शेरशाह, तो इसलिए शेरशाह नहीं लिखे, हम शेर खां लिखेंगे। तो शेर खां ने अचानक हुमायूं पर हमला किया, जिसमें हुमायूं नदी में कूदकर अपना जान बचाया। और इसी ने जैसे कर्मनाशक, बिहार में या भारत में कुछ ऐसी नदी है जिसमें कहा जाता है कि आप कितना भी पाप करो तो आपका धुल जाता है उस नदी में, और कुछ ऐसा नदी है कि उसमें आप यदि स्नान करते हैं तो वो आप का कर्म का नाश हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, कर्मनाशा नदी में ही क्या होता है, कूद कर अपना जान बचाता है। ठीक है, तो अब इसका सही में कर्म का नाश होता है। अभी इसको 5 साल बाहर रहना पड़ेगा, देश छोड़ के ही। अब क्या होता है कि देखिए वही पढ़े होंगे कि इसका एक निजाम नामक भिश्ती जो है वो जान बचाता है कि भाई हीरा मोती पहना हुआ जरूर कोई राजा लग रहा है। जब उसका जान बचाता है तो उसको जब फिर हुमायूं जब राजा बनता है ना, तो उसको 1 दिन के लिए राजा बनाता है, और वो क्या करता है, चमड़ा का सिक्का चलाता है, और इतिहास में अमर हो जाता है। बोला जाता है किस राजा ने चमड़ा का सिक्का चलाया, तो निजाम, वही जो था ना, एक भिश्ती था, भिश्ती उसको कहते हैं जो नाव वाव चलाते हैं ना, तो उसको 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया और शेर खां की उपाधि धारण की। शेर खां मध्यकाल में पहला बिहारी था जो दिल्ली पर अधिकार किया। शेर खां भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने बिहार में रोहतासगढ़ किला बनवाया तथा बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पाटलिपुत्रा लाया। 1542 ईस्वी में मालवा के शासक मल्लू खां को हराकर मालवा पर अधिकार किया। ठीक है, मतलब ये कैसे कैसे काम कर रहा है। अभी रोहतासगढ़, फिर 1542 में इसके क्या 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 में हुआ है। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने मध्य प्रदेश में स्थित रायगढ़ का किला को जीतने के लिए वहां के शासक पूरनमल के साथ धोखा किया। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने राजस्थान में मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया, परंतु इसमें शेरशाह को भी काफ़ी क्षति हुई और इसी कारण इसने मारवाड़ विजय पर कहा था। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, जब राजस्थान में मारवाड़ के शासक मालदेव को हराने जाता है ना, तो क्या होता है ना, शेरशाह को बहुत क्षति होता है। तो इसीलिए मारवाड़ क्या है, मारवाड़ एक बंजर एरिया है जहाँ बाजरा वगैरह उगता है केवल। तो वही बोलता है शेरशाह, ये पूछता है स्टेटमेंट कि किसने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान का साम्राज्य गवा दिया, मतलब खो दिया। तो ये मारवाड़ विजय में यहाँ के शासक कौन रहते हैं, मालदेव, मारवाड़ के राजा रहते हैं मालदेव। शेरशाह का अंतिम आक्रमण 1545 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग में हुआ था। इसमें अपनी ही बारूद के जलने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई।
शेरशाह की मृत्यु के पूर्व कालिंजर विजय हो चुका था, ये भी आता है। देखो ये एक्चुअली जब मरा है तो उसके पहले कालिंजर विजय हो चुका है। वहाँ के राजा तीरथ सिंह मर चुके थे। शेरशाह को सासाराम के किले में दफनाया गया। और ये इसका क्या वो एक ऑप्शन देता है कि सासाराम का किला कौन बनाया था, उसका बेटा या तो ये खुद ही अपना मरने से पहले अपना मकबरा बनवा चुका था। उसी में बोलता है कि जब हम मरेंगे तो दफनाया ना। अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह के संबंध में सही कथन है। पहला, इतिहास कानूनगो ने बाहर से मुस्लिम परंतु अंदर से हिंदू कहा, बिल्कुल सही है। ऐसे इसके बारे में कहा जाता है कि इतिहास कानूनगो ने कहा था कि ये बाहर से मुस्लिम था परंतु अंदर से, क्योंकि हिंदू के लिए भी इसने बहुत अच्छा काम किया था। शेरशाह अकबर का अग्रणी या पुरोगामी माना जाता है, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा उसके बेटे सिकंदर सूर ने बनवाया था, नहीं, ये खुद ही बनवाया है। कालिंजर आक्रमण में शेरशाह ने यह कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया, तो ये भी सही है। तो ये ई हो जाएगा आंसर। अगला है बिहार में शासन करने वाला। अच्छा, इसमें ना ये कालिंजर मारवाड़ जब जीतता है ना उस समय कहता है ये, ठीक है, मारवाड़ के समय, कालिंजर आक्रमण के समय नहीं। बिहार में शासन का क्रम बताइए। तमार खा, बुगरा खान, दरिया खा, ततार खा। तमार, देखिए इसका सीरीज क्या होगा, तमार पहले, ततार, फिर बुगरा, फिर दरिया। इसमें क्या था, तुगरिल को मारा, उसके बाद तर गया, तो तमार खा, फिर ट्रिक्स, फिर उसके बाद है ततार खा, और फिर इस बलबन का बेटा बुगरा खा बनता है, और बाद में जो सिकंदर लोधी आता है तो दरिया खा नुहानी को बनाता है। तीसरा क्वेश्चन है, शेरशाह के संबंध में सही कथन नहीं है। पहला, उसका मूल नाम फरीद खा था, जिसे दरिया खान नुहानी ने शेरशाह की उपाधि दी थी, नहीं, दरिया खान नहीं दिया, तो वो बहार खान नुहानी दिया था। शेर खान ने चुनार के राजा ताज के विधवा दुदू बेगम से विवाह किया, तो दुदू बेगम चुनार की नहीं थी, लाड़ बेगम थी। दुदू बेगम जलाल खां की माँ और इसका बहार खां की पत्नी थी। शेर शाह की मृत्यु 12 मई 1545 ईस्वी को हुआ, बिल्कुल सही। शेर शाह के पिता हसन सूर थे, जिन्हें सासाराम की जागीर मिली थी, सही। तो यानी भी ई हो जाएगा ऑप्शन। शेर शाह का विजय अभियान का सही क्रम क्या है। पहले कैसे कैसे जीतता है, पहले बंगाल जीतता है, फिर रायसेन जीतता है एमपी का, फिर मालवा जीतता है, मालवा के भी मारवाड़ जीतता है, और लास्ट में कालिंजर जीतता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में किस शासक को बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहा, तो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं रहा। अब देखिए कुछ शेरशाह के इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, ये मुद्रा में बहुत सारा सुधार करता है, जैसे तांबा का सिक्का के लिए दाम चलाता है, चांदी का रुपया चलाता है, जो चांदी का सिक्का उसको रुपया कहते हैं, और सोना का सिक्का चलाता है जिसे असरफी कहते हैं। तांबा का सिक्का चलाते हैं उसको दाम कहा जाता है, चांदी की रुपया और सोना को असरफी, ठीक है। ये तीनों जैसे पूछा जाता है, चांदी की तांबा का दाम, चांदी का रुपया, सोना का असरफी। मुद्रा, शेरशाह ने खोटा सिक्का पर प्रतिबंध लगाया, पहली बार चांदी का सिक्का रुपया चलाया। शेरशाह के समय तांबा का सिक्का दाम, चांदी का सिक्का रुपया और सोना का सिक्का असरफी चलता था। सड़क, शेरशाह ने कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया, एक्चुअली निर्माण नहीं, मरम्मत होगा। यह सड़क मौर्य काल में उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम, और ये नाम भी रखता है जीटी रोड, यही अशोक ने कराया था, उस समय नाम इसका था उत्तरा पथ। शेरशाह के समय इसकी मरम्मत की गई और इसी सड़क का नाम सड़के आजम रखा गया। जीटी रोड का एक दूसरा नाम क्या है, सड़के आजम।
इसका, ठीक है, और इसका नाम रखता है सरके आजम। अंग्रेजों ने इसका नाम, सॉरी, ये ना शेर शाह नाम नहीं रखा था, इसका जीटी रोड अंग्रेज नाम रखा था। सरके आजम ये नाम रखा था और जीटी रोड शेर शाह का स्थापत्य। शेर शाह ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण किया, बिहार की राजधानी पटना बनाया और पटना में किले का निर्माण कराया। शेर शाह ने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया, ठीक है, इसे रोहतासगढ़ का किला बनाता है, बिहार शरीफ से पटना राजधानी लाता है और एक पटना में भी किले का निर्माण कराता है, पटना फोर्ट, और दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराता है। पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण कौन कराया है? शेर शाह। अपना मकबरा स्वयं सासाराम में बनाया। देखिए अब ये क्या है ना कि अब हम मुगल कालीन बिहार में पहुंच जाएंगे, शेर शाह। अब हम इसका ये तो चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। इसमें 44 क्वेश्चन है, 44 है ना, नहीं इसमें 27 क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर में 44 क्वेश्चन है। तो ये जल्दी सब देखते हैं इसमें कितना हमसे क्वेश्चन बन रहा है। और फिर एक बार मुगल कालीन बिहार और इस तरह हमारा मिडिएबल, और मैंने एंशिएंट का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। आज मैं ये जो क्लास है एंशिएंट का कर चुकी हूँ, इसके भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे कल में। और उसके बाद क्या है, चलिए थोड़ा नेट का इशू है इसलिए, और बाकी फिर जब हम अब मॉडर्न स्टार्ट करेंगे तो वो उसकी भी सारी सीरीज इस तरह, मेरा एंशिएंट कंप्लीट, मिडिएबल, और फिर हम लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष निर्णायक देन थी किसका? अफगान तो नुहानी कबीला का। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। मोहम्मद खान नुहानी का असली नाम बहार खान नुहानी। देखिए अब ये है ना कि बहार खान नुहानी है, अब इसी का नाम दिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके दे देगा। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित की और उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान था। देखिए यहाँ थोड़ा सा कट गया है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। बंगाल के सुल्तान के अधीन था, ठीक है, बंगाल के सुल्तान के अधीन था। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बहार खां का नया नाम सीखने को मिला कि इसका मोहम्मद शाह नुहानी है। अगला क्वेश्चन है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ठीक है ना, तो महमूद लोदी को हटा के कौन किया था? जलाल खां को। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। मोहम्मद शाह नुहानी मतलब क्या हो गया? बहार खां का पुत्र जलाल खां। अगला देखिए अब है क्या, अब इसमें सूर साम्राज्य है ना जो 1540 से 1545 तक रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सूर वंश का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खां को शेर खां की उपाधि दी थी कौन? मोहम्मद नुहानी ने। मोहम्मद नुहानी किसका नाम है? बहार खां नुहानी का। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि मिली थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के थे? सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का अब देखिए मैं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी जिसका हम, अब जैसे इसमें था ना कि थोड़ा सा नया नाम था तो एक्सप्लेनेशन कर लेना, हमने उतना बता दिया है, आप भी देख रहे होंगे, तो बस इसको हम एक रीडिंग डालते जा रहे हैं।
बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुई थी? तो सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा में भी, और 1539 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था 1540 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो दोनों में किया था। अभी 1540 से 45 तक से हुमायूं बाहर रहेगा। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तारीख दाऊदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम नहीं किए तो इसको देख लें, ठीक है, ये नोट्स में नहीं हो। पटना का नव निर्माण तो तारीख दाऊदी में। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई है, ठीक है, तो किस युद्ध के उपरांत? देखिए इसका आंसर ए होगा, ये आंसर ए छिप गया, कोई बात नहीं, आपको पता होगा कि ये इसी में ना, कन्नौज के बाद हुआ तो अफगान ही, अब शेर शाह दिल्ली का राजा बन जाएगा। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, जहाँ से वो अब एक तरह से उभर रहा है? सीखा है कहाँ से? तो सासाराम। अब आपका कहा जाएगा कि प्रशासनिक प्रयोगशाला या सीखने की, तो आपका घर या आप जहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, फिर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो बाकी तो ये अपना राजधानी बनाता है, दिल्ली में ही शासन करेगा। तो अब प्रशासनिक प्रयोगशाला जहाँ लोग सीखते हैं, तो सब सासाराम में ही सीखा था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारनी, ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ये अफगान स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, ठीक है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना शेर शाह द्वारा, अब देखिए, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख दाऊदी में। ये आ गया फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज और सन की डंडी। हाँ, ये भी काम किया है, ठीक है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था, ये सब आप उसमें भी पढ़े होंगे। सिकंदरी गजी मतलब ये गज जमीन नापने की पद्धति थी, ठीक है। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह ने। निम्न में कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था? इबादत खाना का निर्माण। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था शेर शाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त सभी। शेर शाह के मकबरे का संबंध में क्या सही है? तो देखिए, यह झील के मध्य स्थित एक अष्टकोणीय आकार की है, ठीक है। आप यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसा करूँगी कि एक वीडियो छोटा सा डाल दूँगी देख के उसका, ठीक है ना, कि जो अच्छा है, ताकि इससे अच्छा होगा ना कि आप वो चीज़ देखिए तो आपको याद रहे। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत देखिए, नहीं तो यदि आप विजिट कर सकते, जाके सासाराम घूमिए, मैं तो नहीं घूमी, तो मौका, या जो सासाराम के होंगे वो जानते हैं। यह मकबरा चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसके छत पर एक भव्य गुंबद के रूप में सभी। पटना के प्रांतीय राजधानी कहाँ है थी? तो ये कौन है? बिहार शरीफ से पटना लाया था ना शेर शाह। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो शेर शाह और इस्लाम शाह, ठीक है। कौन है सूफी संत? शेख वरन। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन है? इस्लाम शाह। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी, यानी प्रमंडल? जैसे बिहार में अभी कितना प्रमंडल है? 9। हमने मैप वाला क्लास में याद करवाया है ना, आप 9 प्रमंडल का नाम कमेंट्स में कीजिए, ठीक है। कमेंट पे लिखिए एक बार। देखिए, मुझे लगता है मैंने मैप बहुत अच्छा से करवाया, जो उसके एक बार वीडियो को देखेगा ना, मैप बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप है मतलब ऐसे दूसरा भी वीडियो, पहला वीडियो में डाली थी तो उसका थोड़ा HD क्वालिटी अच्छा नहीं था, मैं उसी को फिर से HD, और वही दूसरा वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में सबसे पहला मेरा वीडियो वही है, तो आप देखें उसको जाके। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ? 5 लाख रुपया, ठीक है।
अब हम करेंगे बिहार, मुगल कालीन बिहार। देखिए अब देखते देखते हम लोग मुगल कालीन बिहार, अब ये मिडिएवल भी हमारा ख़त्म होगा, और अब मिडिएवल ख़त्म करके हम तुरंत मॉडर्न, और मॉडर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए उसको बहुत अच्छे तरह से करना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।